बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम स्वस्थ, मजे में, एकदम गुड हो, है ना? बहुत अच्छे हो। तो आज का हमारा क्लास है अध्याय 2 पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन, क्योंकि ये आपका पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है ना? हमने पार्ट 1 पहले ही प्ले स्टोर में डाल रखा है, आप जाकर देख लीजिए, ठीक। और साथ ही साथ हमने अध्याय 1 भी डाल रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ हम फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, ठीक। हमने फिजिक्स को चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों ही प्ले स्टोर में डाल रखा है, ठीक। और साथ ही आपके लिए हम केमिस्ट्री भी जल्द से जल्द लेके आ रहे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक ही चैनल में 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो यही आपका सॉल्यूशन है। और एक बात और खासियत है इस चैनल में, क्योंकि इस चैनल में आपको नोट्स भी एकदम चुटकियों में सॉल्व मिलेंगे, ठीक है ना। तो हो जाइए आप एकदम रेडी, पेन कॉपी एंड फ्रेश होकर, ठीक। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परागकण। हमने क्या पढ़ा था नेक्स्ट वीडियो में? लघु बीजाणु का परागकण परिवर्धन। इसमें हमने क्या पढ़ा था? लघु बीजाणु का परागकण परिवर्धन। वहां पे कौन से शब्द आया था? परागकण। अब ये परागकण होता क्या है, तो हम आज पढ़ेंगे परागकण। तो हम परागकण देखते हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल ही देखते हैं। हमें पता है ये कौन सा भाग है? वर्तिकाग्र। ये क्या है? वर्तिकाग्र, ठीक। और ये क्या है? ये क्या है? परागकोश, ठीक है। परागकोश है भाई। जब ये परागकोश ये पुष्प में होता है ना, हमने पढ़ा रखा है, आप जाकर देख लीजिए। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देंगे, तब तक आपको पार्ट 2 क्लियर नहीं होगा। तो हम बताते हैं, ये जो परागकण है नर वाला भाग, और ये वर्तिकाग्र है मादा वाले भाग में, जब ऐसे करके जाते हैं, ठीक। ऐसे मतलब संलयित होते हैं। हमने कहा यहाँ पे ऐसे जुड़ेंगे, ठीक है, संलयित होंगे, ठीक। तो हमें पता है भाई, इसको जो ये वाला होता है ये बाह्य छोल, और ये जो वाला होता है वो अंतः छोल, ये हमें पता है। तो यहाँ पे क्या रहता है? जनन छिद्र, ठीक है। ये वाला वर्तिकाग्र ऐसे ऐसे आता है, ऐसे, तो यही पे जनन छिद्र हो गया, ये उल्टा है, ठीक है ना। तो जनन छिद्र यहाँ पे हुआ, तो ठीक। तो इसी में क्या करते हैं? नर और मादा दोनों मिलते हैं, ठीक है ना। दोनों संलयित होके यहाँ पास जो है मिलते हैं जनन छिद्र में। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? परागकण। तो वही देखते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा? परागकोश जो है वर्तिकाग्र वाले भाग में क्या होते हैं? जाते हैं भैया। तो यहीं पास जो ऐसे करके यहाँ से आएंगे ना, ये ऐसे उल्टा बना हुआ है, ठीक। यहाँ पास आएंगे तो नर और मादा युग्मक आपस में क्या होंगे? संलयित होंगे, मिल लेंगे। तो इसी क्रिया को परागकण कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं, ठीक। परागकोश अर्थात कि नर वाला भाग मादा के वर्तिकाग्र में जाते हैं, क्लियर। तब जनन छिद्र से पराग नली, ठीक। पराग नली यही है भैया, पराग नली है ना, यही है पराग नली। पराग नली द्वारा नर व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। यहाँ पे कुछ क्या मिलेंगे? यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या रहेगा? अंडाशय रहेगा ना। ये क्या है? वर्तिका, और ये है अंडाशय। तो ठीक है, यही पास क्या होते हैं? मिलते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। इसे परागण भी कहते हैं। परागकण और परागण में क्या अंतर है? ठीक, नहीं, परागण थोड़ा अलग हो जाता है ना। जब ये परागकोश वर्तिकाग्र में जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? परागकण, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? परागण। आगे पढ़ेंगे परागण को, एकदम क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे परागण नहीं कहते हैं, है ना। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये गलत है, ठीक। इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, गलती से लिख चुका है। तो आगे चलिए पढ़ते हैं हम स्त्री केसर। फर्स्ट जो पार्ट में हमने क्या किया था? पुकेसर को एकदम कंप्लीटेड कर दिया था। इसमें हम क्या करेंगे? स्त्री केसर को कंप्लीटेड करेंगे भैया, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था? जो पुकेसर है ना, उसको क्या कहते हैं? लघु बीजाणु पर्ण। तो यह ऑब्वियसली स्त्री केसर है, तो इसे क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, ठीक। तो देखते हैं गुरु बीजाणु पर्ण में क्या होता है। एकांडापी, ए नाम से ही स्पष्ट है ना, एक अंडा।
बहुअंडापी किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक एक से अधिक युक्त अंडापी जुड़े हुए। देखिए बहुत से अंडाप आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए। युक्त मतलब क्या होना? जुड़ा हुआ होना। ठीक, क्लियर हुआ? तो अब हम देखते हैं बीजांड के भाग। ठीक, यहाँ पे एकदम मोस्ट है। ठीक है, आवृत बीजिम देखते हैं, एकदम मोस्ट है, यही स्त्री के सर में ही आता है। ये क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये आ चुके हैं ना, पेपर में आ चुके हैं, तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है ना, इसको पढ़ डालते एकदम क्लियरली। तो हम जानते हैं बीजांड के भाग क्या होते हैं। ठीक है ना, तो हम बीजांड पहले दिखा देते हैं। ठीक, बीजांड का चित्र दिखा देते हैं। ये हुआ बीजांड का चित्र। अच्छा दिख रहा है? एकदम मस्त है ना, मस्त दिखा। तो हम देखते हैं कि ये डायग्राम आपको करके जाना है। यह आ चुका है, ठीक है ना, आ चुका है। तो हम इसके एकदम भाग को पढ़ेंगे, इसी डायग्राम से आपको समझाते हैं ना। तो फर्स्ट भाग जो आता है बीजांड के, बीजांड सन क्या होते हैं? तो हमने बताया था है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या याद करना है? बीजांड सन। ठीक, आपको सबसे पहले क्या याद करना है? आसन। इसको नहीं देखते, ठीक है। आसन, आसन क्या है? ये आसन वर्ल्ड होता क्या है? तो आसन वर्ल्ड क्या है? हमारे पुराने जमाने में जो पूर्वज थे है ना, महाराजाओं जो थे, वो क्या कहते थे? आइए महाराज जी आसन ग्रहण कीजिए, है ना, विराजमान होइए आसन में, ऐसे कहते थे। आसन अर्थात कि राजा ग्रहण करते हैं आसन में अपने। ठीक, आसन से आपको याद आएगा पुष्पासन हमने कहा था। यहाँ पे नया ट्रिक बना देते। क्या ट्रिक? बीजांड सन, बीजांड सन, बीजांड सन। आसन टाइप का लग रहा है, बीजांड सन। बीजांड सन अर्थात कि सभी भाग इस पर टिके हुए होते हैं। सभी भाग क्या करते हैं? इस पे आसन ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, तो सभी भाग इस पर टिके हुए थे। ये अगर ये नहीं होगा तो सभी भाग क्या होंगे? इधर उधर बिखर जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं? ये बीजांड सन में सभी भाग क्या होते हैं? टिके होते हैं। जैसे आसन में महाराजा टिके हुए होते हैं ना, वैसे बीजांड सन में इसके मतलब कि जो आवृत बीजी के जो भी भाग होते हैं ना, जितने भी बीज वीज वगैरह है ना, सहायक अंग, भ्रूण, कोश, निभाग, सब इसी पे नाभिक वाभिक सब टिके हुए होते हैं। इतना क्लियर हुआ? देखिए बीजांड सन, जिस पर बीजांड टिके हुए होते हैं। इतना क्लियर हुआ? हुआ होगा, है ना, बीजांड सन। तो हम देखते हैं बीजांड वृंद क्या होता है। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। बीजांड के शरीर को जोड़कर रखता है अपरासी। बीजांड वृंद डायग्राम में ही दिखा देते हैं आपको, है ना। तो देखिए ये वाला, ये सबसे ऊपरी जो भाग है ना, उसे बीजांड वृंद कहते हैं। तो बीजांड की, है ना, ये सब क्या है? बीजांड है ना। इसके शरीर को जोड़ के किससे रखता है? अपरा से। अपरा अर्थात की नाभि। नाभि मतलब कि जो शिशु में माँ और जो क्या बोलते हैं बच्चे जो जुड़े हुए होते हैं ना एक नाभि से, है ना, जिसे डॉक्टर क्या उसे काट देते हैं, है ना, जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसी को कहते हैं अपरा, है ना। तो बोल रहा है बीजांड वृंद। यहीं पर क्या होगा? ये देखिए, यहीं पर दो देख लेते हैं, यहीं पर शायद अपरा जुड़ा हुआ होता है ना। यहाँ पर क्या? एक अपरा अर्थात कि मादा और शिशु को जोड़ने वाला पार्ट, है ना। तो वही बोल रहा है। तो बोल रहा है, देखिए बीजांड वृंत में बीजांड के शरीर को जोड़कर रखता है अपरा से। तो अपरा क्या है? अंडाशय तथा बीजांड को जोड़ने वाली संरचना को अपरा कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर? तो हमने क्या कहा? ये क्या है? एक बीजांड है, ठीक है, और ये क्या है? अंडाशय। इन दोनों को जोड़कर रखता है ना। ये क्या है? अपरा। इसी को कहते हैं अपरा, क्योंकि ये अंडाशय जो मादा में पाया जाता है ना, बीजांड समझ लो ये बच्चा है ना। पौधों में से बीजांड कहते हैं, लेकिन मनुष्य में से क्या कहते हैं? एक शिशु कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, और अंडाशय को क्या कहते हैं? मादा कहते हैं ना। इन दोनों को जोड़ के जो रखते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरा। क्लियर? अब देखते हैं नाभिका। तो देखिए क्या बोल रहा है? बीजांड का शरीर। ठीक, तो बीजांड का शरीर कौन है? डायग्राम में देख लेते हैं। ये जो काला काला मोटा सा भाग दिख रहा है ना, ये क्या है? बीजांड। ठीक, बीजांड है यही। गुड, क्लियर। तो बीजांड वृंत है ना, बीजांड वृंत
और ये जो बीजांड को जो जोड़ने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, नाभिका। देखो इन दोनों को जो जोड़ने का कार्य कर रहा है ना, देखो ऐसे कुछ जुड़ा हुआ है ना, दोनों जुड़े हुए हैं, इसमें दिख नहीं रहा है बट जुड़े हुए हैं कहीं से। हाँ, तो दोनों को जो जोड़ने का जो कार्य करते हैं वो क्या है, नाभिका। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया होगा भाई। तो अध्यावरण देखते हैं नेक्स्ट में। तो अध्यावरण क्या है, ठीक, अध्यावरण तो देखते हैं अध्यावरण डायग्राम में कहाँ है भाई, ये वाला, ठीक दिखा आपको। ये अध्यावरण, जो अध्यावरण है इसके अंतर्गत क्या मिलता है, ऊतक के समूह। ये दिख रहे हैं ना रेड रेड कलर के, बहुत से ऊतक हैं, है ना, क्या है, ऊतक है। तो ठीक है, अध्यावरण के अंदर जो ऊतक के समूह मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, बीजांड काय बोलते हैं, बीजांड काय ऊतक। क्लियर हुआ इतना। हमने क्या कहा, अध्यावरण के जो अंदर ऊतक के जो समूह मिलते हैं इसको क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। ठीक, देखिए वही लिखा हुआ है। इसके अंदर कोशिका का समूह होता है उसे ऊतक कहते हैं। इसमें 7 कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए ऐसे बताया था, है ना, इसके अंदर का छोटे छोटे ऊतकों का जो समूह होता है इसे बीजांड काय कहते हैं। क्लियर। अब देखते हैं बीजांड द्वार क्या है भाई। तो बीजांड क्या है, देखिए यहाँ पे बीजांड क्या है, एकदम क्लियर शब्दों में बता देना है, ज़्यादा आपको एकदम बिचोड़ नहीं करना है। तो ठीक है, बीजांड द्वार क्या है, तो ये है खुला हुआ भाग। देखिए खुला हुआ है, जो कि इसके विपरीत क्या है, निभाग है ना, एकदम जस्ट अपोजिट की, देखो निभाग है, वही लिखा हुआ है ना। तो क्या बोल रहा है, खुला हुआ भाग होते हैं, है ना, होता है भाई, होता है। इसके विपरीत क्या होता है, निभाग होता है। इतना क्लियर हुआ होगा, है ना, ऑब्वियसली क्लियर हुआ होगा। तो ये वाला जो ये देखिए, ये वाला ये क्या है, सहायक कोशिका। ठीक, अब देखते हैं गुरु बीजाणु जनक। गुरु बीजाणु जनक क्या है, बिल्कुल लघु बीजाणु जनक जैसा है। जो पार्ट 1 देखे होंगे उनको एकदम क्लियर में समझ आ जाएगा, है ना, वही हम बोल रहे हैं। तो जो पार्ट 1 नहीं देखे वो जाके देख लीजिए, और मतलब कि देखना भी नहीं चाहते वो लोग अच्छे से समझ लो, क्योंकि हम इतने अच्छे से समझा रहे हैं, ऑब्वियसली आप समझ जाओगे। ठीक, तो गुरु बीजाणु जनक क्या है, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल से समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझा देते हैं। इसको ऐसे हटा देते हैं ना, हटा देते, एग्जाम्पल से समझा देते। तो हमने क्या एक कोशिका है, ठीक है, हमने क्या कहा, एक कोशिका है भैया। तो कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, ऊतक के समूह। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ऊतक के समूह। ठीक, हमको पता है ना ऊतक के समूह को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो ठीक है ना, तो क्या होगा, तब क्या होगा भैया, इनमें से हमने क्या कहा, ये कोशिका है भैया। उसके बाद देखिए क्या होता है ना, देखिए ये जो कोशिका है इनमें से कुछ कोशिकाओं का क्या होगा, आकार बढ़ जाएगा। तो किस प्रकार से बढ़ेगा, ये देखो ऐसे कुछ ही कोशिकाओं के आकार बढ़ेगा ना, बाकियों के नहीं। हमने क्या कहा, ये मतलब कोशिका के अंदर ऊतक पाए जाते हैं ना, इनमें से जो ऊतक है ये आकार में क्या हो गए, कुछ बड़े हो गए भैया, है ना। तो बड़े हो गए, तो इनमें से एक ऊतक क्या हुआ, एक जो ऊतक है ना वो निकल गया बाहर, है ना, बाहर निकल के फिर से एक कोशिका का निर्माण कर लिया। हमने एक ऊतक क्या किया, बाहर निकल गया, बाहर निकल के एक कोशिका का निर्माण कर लिया। कौन सी कोशिका, द्विगुणित है ना, द्विगुणित कोशिका है। तो ठीक है, क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहेंगे। सबसे फर्स्ट कौन सा विभाजन कराते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो ठीक है, अब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन में कितनी कोशिकाएं बनती है, कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 4। हमने पार्ट 1 में बताया था ना, फिर से हम बता देते हैं भैया, कंफ्यूज ना हो। तो क्या हुआ, ये देखो 4 कोशिकाएं बन गई भाई। कौन कौन सी, अगुणित N,
अगुणित मतलब n। ठीक, 4 कोशिकाएं बनी, इसी ही क्या बोलते हैं बच्चों, गुरु बीजाणु जनक कहते हैं। ठीक है, जनक, इसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनक। कितना क्लियर हुआ, फिर से समझा देते हैं। हमने क्या कहा, ये कोशिकाओं के जो समूह है ना, ये कोशिका के अंदर ऊतकों का जो समूह है, इनमें से जो एक ऊतक जो है ना, हम समझ रहे ये एक ऊतक है, वो बड़ा हो गया, कौन से, द्विगुणित हुआ भाई। इसे ही क्या कहते हैं, द्विगुणित मातृ कोशिका कहते हैं। जब इसका अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो 4 कोशिकाएं बनेंगी, है ना। समसूत्री में 2 बनती है, अर्धसूत्री में 4 बनेगी, तो 4 बन गई। इन्हीं 4 कोशिका जो क्या बनी, n गुणित बनी, है ना, अगुणित। तो इसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनक कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है ना, खत्म नहीं हुआ है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमने क्या कहा, 4 कोशिकाएं बनी, है ना, 4 कोशिकाएं बनी, जिनमें से 3 क्या थे, अपरिपक्व, है ना, जो विकसित नहीं थे। हमने क्या कहा, 3 अपरिपक्व है, इनमें से चारों में से कोई एक ही कोशिका जो होती है ना, वो विकसित होती है। तो ये 3 क्या थे, विकसित, परिपक्व, विकसित नहीं होती है। ठीक है, इनमें से एक ही एकदम परिपक्व विकसित होती है। तो क्या हुआ इसका, यहाँ पे आगे है ना, तो इसका जब केंद्र का विभाजन होगा, ये जो बीच का जो केंद्र का जब विभाजन होगा तो कितने, 2 केंद्र बन जाएंगे ना, विभाजन होगा 2 केंद्र बन जाएंगे। 2 से कितने, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे केंद्रक विभाजित होते जाएंगे। हमने क्या कहा, ये देखिए 2 केंद्रक बने, है ना, 2 से कितने, 2 से 4, है ना, 4 से कितने, 4 से 8, है ना, ऐसे बन गए भाई, उसी को बोला गया है केंद्र। ठीक, तो 8 केंद्रक बन गए, है ना, वो कैसे, अब देखते हैं। ये जो 8 जो केंद्रक हैं, वो अब देखिए कैसे स्थित होते हैं। ठीक, कैसे स्थित होते हैं, तो ये जो कोशिका में, ठीक, कोशिका में जो ये जो 3 जो केंद्रक होते हैं, वो सबसे ऊपर में चले जाते हैं। ठीक, ऊपरी भाग में स्थित हो जाते हैं। ठीक है ना, देखिए ऊपरी भाग में स्थित हो गए क्लियर। एन यार, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कोशिकाएं हैं। जो हमने क्या कहा, जो 3 जो कोशिकाएं थी, 8 में से जो 3 हैं वो सबसे ऊपरी भाग में स्थित हो गई। उसे क्या कहते हैं, प्रत्यासात कोशिकाएं, प्रतिव्यासात कोशिकाएं, है ना, प्रतिव्यासात कोशिकाएं कहते हैं। याद रखना, ये मोस्ट है, एकदम पेपर में छप चुका है। ठीक, प्रतिव्यासात कोशिका, ये 3 कोशिका, ये 2 कोशिका है, वो 2 ध्रुविक केंद्र, क्योंकि ये ध्रुव में है ना यार, बीच में है। और जो ये जो बीच में है ना, ये 3 कोशिकाएं यहाँ पे पास आ जाएगी, है ना। तो जो बीच में है वो अंड कहलाएगी, और 2 है वो सहायक, क्योंकि सहायक कोशिका कहलाएंगे। बट हो गया इतना। अब देखते हैं कैसे विभाजन हुआ है। इसको अब छोड़ देते हैं, है ना, इसको छोड़ देते हैं, ऐसी समझाने के लिए था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखेंगे वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी को आप डेफिनेशन करेंगे, है ना, कैसे विभाजन हुआ। तो अब देखते हैं बच्चों कैसे विभाजन होता है, तो वही देखते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, तो हमने क्या कहा, है ना, जो एक तो थी परिपक्व कोशिका थी, जब उसका जो केंद्र विभाजन होगा, है ना, 1 से 2 बनेंगे, 2 से कितने, देखो 4 बन गए, 4 से कितने, 8 बन गए भैया, 8 बन गए। तो देखते हैं, ये जो 3 कोशिकाएं हैं वो ऊपर स्थित हो जाती है, जो सहायक कोशिका कहलाएंगी। ठीक, ये 2 कोशिकाएं हैं वो सहायक कोशिकाएंगी, एक अंड कहलाएगी, 2 है तो 2 ध्रुवी केंद्रक, और 3 है वो प्रतिव्यासात, है ना। क्योंकि ये अभी ये वाला डायग्राम मत देखना, है ना, हमने जो पहले वाला समझा है वो मत देखो, ये इंपॉर्टेंट है, हमने एमपी भी लिख दिया है ना। तो ये क्या कहलाएंगी, प्रतिव्यासात, है ना, तीसरा भी है। अब देखो अब कैसे फिनिश्ड होती है, मतलब कि पुटिंग होती है ना, अपने अपने जगह पे कैसे स्थित होती है। तो जो ये देखिए, बस देखना, जो ये 3 कोशिकाएं है ना, प्रतिव्यासात कोशिकाएं, ये ऊपर में चली जाएंगी। अब तो ये नीचे में थी ना, अब तो ये ऊपर में चली गई, है ना, प्रतिव्यासात कोशिकाएं 1 2 3, और जो 2 ध्रुवी केंद्रक थे वो तो यहीं पास रहेंगे भैया, अपने अपने स्थान पे, है ना। और जो सहायक कोशिका थी वो क्या थी, अंड और सहायक कोशिका, वो नीचे में चले जाएंगे। अब देखें नीचे में, तो ये जो बीच वाला है, ये देखिए ये बीच वाला, ये अंड कोशिका, और ये 2 बच्चे वो सहायक कोशिका। क्लियर हुआ,
हुआ क्लियर? उसी को यहाँ पे हमने समझाया था ना, सबसे ऊपर में प्रतिवैसत कोशिका, जो बीच में है वो दो ध्रुवी केंद्रक, जो आजू बाजू में है वो सहायक कोशिका है ना, और जो बीच में है वो अंड। ठीक, क्लियर हुआ होगा? क्लियर, आई होप। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमने कहा था परागकण, अब देखते हैं परागण। ठीक, परागण होता क्या है? परागकण हमने बताया था मादा के वर्तिकाग्र वाले भाग में जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यहाँ पे समझा देते हैं ना, यहाँ पे समझा देते, ये मादा वाला भाग है और ये क्या है? ये नर वाला भाग है भैया। ठीक, क्लियर? जब ये जो है ना परागकण जब मादा वाले भाग में वर्तिकाग्र में जब जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण। ठीक, परागण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। ये मोस्ट है, ये पूछा जाता है हमेशा। तो क्या है? स्वपरागण फर्स्ट, दूसरा परपरागण और तीसरा सजात पुष्पी परागण। ठीक, अब हम समझेंगे भैया तीनों को एकदम। तो चलिए हम फर्स्ट अपना देखते हैं स्वपरागण, दूसरा पर परागण और तीसरा सजात पुष्पी परागण। एकदम मस्त क्लियर से समझ आ जाएगा क्योंकि तीनों को एकदम एक साथ ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो स्वपरागण होता क्या है? तो हम देखते हैं, है ना, एक ही पुष्प में हमने क्या कहा? देखिए एक पुष्प है, ठीक, हमने क्या बना लिया? समझ जाओ, एक पुष्प है। ठीक, एक ही जो पुष्प है, ये क्या है? ये पंखुड़ी समझ लो, है ना, कुछ भी बनाती रहती हूँ मैं, मुझे नहीं आता, आप देख लेना डायग्राम। हमने क्या कहा? एक पुष्प है भैया, इसी पुष्प में क्या रहेंगे? इसी पुष्प में ये देखो, ये क्या है? ये मादा वाला भाग है ना, और ये क्या रहेंगे? ये नर वाला भाग है भैया। ठीक, क्लियर हुआ इतना? एक ही पुष्प में ये मादा वाला और ये नर वाला है ना, दोनों भाग एक ही पुष्प में स्थित रहते हैं, नर और मादा। ठीक, एक ही पुष्प में स्थित रहते हैं। ठीक है, जब ये परागकण है ना, ये परागकण जब वर्तिकाग्र वाले पे भाग में जाते हैं, उससे होकर ऐसे ऐसे जाते हैं ना, इसी क्या कहा जाता है बच्चों? स्वपरागण। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमने क्या कहा? ये मादा वाला भाग है, ये नर वाला भाग है ना। जब ये परागकोश मादा के वर्तिकाग्र है ना, ये परागकोश जब मादा के वर्तिकाग्र वाले भाग में ऐसे उधर से ऐसे होके गुजरते हैं ना, हमने क्या कहा? इधर से ऐसे ऐसे होके गुजरेंगे। ठीक, उसी को क्या कहेंगे? स्वपरागण। तो देखते हैं जब परागकण वर्तिकाग्र में जाते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? स्वपरागण। ठीक, तो देखते हैं पर परागण होता क्या है। तो पर परागण अलग अलग पादप में होता है ना, अलग अलग पौधों में होता है। हमने देखा ये एक ही पौधे में होता है भैया, नर और मादा भाग तो एक ही पौधे में स्थित रहते हैं। बट इसमें क्या होता है? इसमें अलग अलग पौधे में है ना नर और मादा भाग स्थित होते हैं। हमने समझ लिया इसमें क्या है? इसमें नर वाला भाग है ना, इसमें क्या है? ये मादा वाला भाग है। इसमें क्या है? परागकण है, इसमें वर्तिकाग्र है। ठीक, तो देखते हैं 2 पादप है, इसमें एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे में जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? पर परागण। पर अर्थात की पराया है ना, पराया वाला परागकण मादा के वर्तिकाग्र में आता है। इतना क्लियर हुआ? जब इसका जो परागकण है मादा के जब वर्तिकाग्र वाले भाग में आएगा, इसे क्या कहेंगे? पर परागण। 2 पादप होते हैं लेकिन अलग अलग पादप होते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? अलग अलग पौधे में होता है ना। वो किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। अब देखते हैं सजात पुष्पी परागण, ये आपको एकदम क्लियर समझा दूंगी। अब देखते हैं इसमें। ठीक, तो एक ही पादप होता है। हमने इसमें क्या देखा? इसमें तो 2 पादप थे, है ना, ये एक पादप, ये 2 पादप, लेकिन इसमें क्या देखते हैं? एक ही पादप। जड़ से क्लियर हो रहा है कि एक ही पादप है। एक ही पादप में पुष्प तो रहता है, अलिंगी होता है ना, तो इस पुष्प में समझ जाओ इस पे मादा है और इसमें नर है ना। तो इसमें देखते हैं कि नर का जो परागकण मादा के वर्तिकाग्र में जाता है, नर का जो परागकण है मादा के वर्तिकाग्र में जाता है, इसे क्या कहते हैं? सजात पुष्पीय परागण। एक ही पौधे में
है ना, एक ही पौधे में अलग अलग, लेकिन अलग अलग पुष्पों में नर और मादा भाग स्थित रहता है। ये पुष्प क्या रहते हैं, अलिंगी, एक ही, या तो नर रहेगी या मादा रहेगा, है ना। वही बोल रहा है बच्चों, एक ही पादप में दो अलग अलग पुष्प होते हैं, एक पुष्प का परागण दूसरे पुष्प में जाता है, इस क्रिया को सजात पुष्पी परागण कहते हैं। सजात अर्थात कि समान है पुष्प, ठीक, एक ही पादप में। तो अब इसमें आ जाते हैं फिर से, तो इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये परागकण वर्तिकाग्र पर स्वयं जाते हैं, है ना, क्योंकि ये बंद पुष्प में होता है ना, ऐसे बंद पुष्प में होता है। देखिए यहाँ पास है ना ये बंद, देखिए बाह्यदल तो बंद है भैया, है ना। तो देखते हैं किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप ही चले जाते हैं। बट इसमें क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग पौधे में हो रहा है भैया। हमने देखा, ये देखो ये नीम का पौधा यहाँ पास है ना, और दूसरे जो नीम की जो प्रजाति का पौधा इधर है, ठीक, या फिर नीम नहीं लेते हैं, गुलाब ही ले लेते हैं, ठीक है। तो गुलाब का जो पौधा इधर है और एक गुलाब का पौधा इधर है, तो परागकण कैसे आएंगे, वर्तिकाग्र कैसे आएगी, है ना, कैसे आएंगे परागकण। तो बताया गया है कि माध्यम की आवश्यकता होते हैं वायु, जल, कीट। हम देखते हैं इसके जो परागकण में क्या बैठता है, एक मधुमक्खी बैठती है, समझ जाओ, है ना, मधुमक्खी बैठती है। तो मधुमक्खी जब उड़ के आएगी तो इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र वाले भाग में तो लाएगी ही ना। तो वही बोल रहा है, वायु, जल, कीट के माध्यम से आता है, ठीक, क्लियर हुआ, है ना। कीट वीट की आवश्यकता होती है भैया, तो इसमें भी होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अलग अलग पुष्प में है ना भाई। तो क्या होता है, ये क्या होता है, ये द्विलिंगी होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों ही, एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों भाग स्थित होते हैं। बट इसमें क्या होता है, अलग अलग पुष्प में, इसमें तो क्या है, इसमें नर है तो इसमें मादा है ना, अलग अलग, मतलब ये एक लिंगी होते हैं, क्लियर। इसमें भी मतलब कि इसमें भी एक लिंगी होता है, क्योंकि इसमें मादा है तो इसमें नर है, हुआ ना एक लिंगी। एक ही पुष्प में कहाँ दोनों पार्ट स्थित है, तो हुए ना एक लिंगी, ठीक। तो बोल रहा है समकाल, तीसरा पॉइंट आता है समकाल पक्वता, नर और मादा का समान समय में परिपक्व होता है, ठीक। इसमें नर और मादा एकदम समान समय में विकसित हो जाएंगे, किसके लिए, जनन की क्रिया के लिए, संलयित होने के लिए। बट इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, भिन्न काल परिपक्व होता है ना। इसका अर्थ नर वाला भाग पहले या मादा वाला भाग पहले क्या होता है, विकसित होते हैं, परिपक्व होते हैं, ठीक है, पकता है, ठीक, क्लियर हुआ इतना। ये वाला भाग पहले पकेगा या फिर नर वाला, मादा वाली भाग, ठीक। तो इसको देखते हैं, ये अनुवांशिक रूप से स्वपरागण है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ये स्वपरागण होता है। बट क्रियात्मक रूप से परपरागण की तरह होता है। ये स्वपरागण भी होता है लेकिन परपरागण भी होता है, इतना याद रखना है आपको, ठीक। इसका काम यहीं पर खल्लास होता है। आगे चौथा पॉइंट देखते हैं, अनुन्मील्य परागणी पुष्प होते हैं। क्यों होते हैं अनुन्मील्य क्यों होते हैं, क्योंकि जो इसका जो दल होता है ना वो बंद होता है, यानी डुहरू है ना, डुहरू होते हैं, मतलब खिले हुए नहीं होते। एक बंद पुष्प में क्या होता है, नर और मादा भाग क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, यही बोल रहा है एक बंद पुष्प में। बट इसमें क्या होता है, दल खुले हुए होते हैं, है ना, ऐसे खुले हुए होते हैं, इसके दल जो है बाह्यदल खुले हुए होते हैं। तो खुले हुए भाग में ये मिलते हैं, क्योंकि ये कीट के माध्यम से ऐसे आएंगे। बंद वाले पुष्प में कहाँ कीट बैठ जाएंगे भाई, ऐसा नहीं होता है ना। तो वही बता गया है।